हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम बात करने वाले हैं हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिए यहाँ पे जो ये हंट है ये साइंटिस्ट है और इन्होंने एक रूल दिया था किसका, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का। अगर आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी शब्द का मतलब समझ गए तो फिर तो आपका हंट्स रूल क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। और हंट्स रूल इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल में भरने का रूल है और जब एक सब ऑर्बिट में सारी ऑर्बिटल डीजेनरेटेड हो तभी ये रूल काफ़ी काम में आता है। अब इसका मतलब क्या, जैसे px है तो जैसे p सब ऑर्बिट है तो p सब ऑर्बिट के अंदर px है, py है और pz है। तो क्वेश्चन आता है जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसे हम किस में रखेंगे, px में रखेंगे या फिर py में रखेंगे या फिर pz में रखेंगे। तो उसे आप साथियों किसी में भी रख सकते हो, क्योंकि जब तक ये तीन ऑर्बिटल खाली हैं तो इन सबकी एनर्जी सेम है और जिसे हम कहते हैं डीजेनरेटेड। क्या कहते हैं, डीजेनरेटेड। तो इलेक्ट्रॉन चाहे मिडल में रखो, px में रखो, py में रखो या फिर pz में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद जब दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है तो उसे आप नेक्स्ट ऑर्बिटल में रखो, वो भी सेम स्पिन के साथ, क्यों, देखिए मल्टीप्लिसिटी बढ़ते जा रही है। ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है तो प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का भी कितना, प्लस हाफ। अगर आप इसे ऐड करो तो मल्टीप्लिसिटी कितने की हो गई, 1। और अगर एक और आ जाता है क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन तो कितना हो जाएगा फिर ये हो जाएगा 3/2। क्या हो जाएगा, 3/2। मल्टीप्लिसिटी बढ़ गई। बट अगर उसी के जगह पे आप इलेक्ट्रॉन को एक क्लॉकवाइज दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज रख देते हैं तो देखिए एक प्लस हाफ हो गया और दूसरा माइनस हाफ हो गया, तो टोटल मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 0 हो गई। आ रहा है समझ में। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम जब भी इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन को डीजेनरेटेड सेट में भरते हैं तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, इसे तो आप किसी में भी भर सकते थे, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आया तो हम उसे इसमें क्यों नहीं भर सकते। तो यही हंट्स का नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन भरते वक्त हर एक ऑर्बिटल को पहले सिंगली भरा जाता है, और जब सारी ऑर्बिटल सिंगल भर चुकी हैं और वो भी सेम स्पिन के साथ तब उसकी पेयरिंग की जानी चाहिए। मतलब ऐसे ऐसे भर गया तब आप उसकी पेयरिंग करो। आप ऐसे भी भर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसे 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 और फिर पेयरिंग करो। आ रहा है समझ में, लेकिन ऐसे मत करना, एक क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज, ऐसे कुछ भी गड़बड़ घोटाला आपको नहीं करना है। बाकायदा हर एक चीज़ के लिए रीज़न है साथियों, और उस रीज़न को मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की वीडियो में, जो कि आगे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि सर आप ये हंट्स रूल को हमारे स्टेट बोर्ड के इसी वीडियो में क्यों नहीं एक्सप्लेन कर देते। तो बेटा उस चीज़ को, हर एक पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए टाइम लगता है, और जिसके लिए हमने सेपरेट वीडियो बना ली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड टू नो द कंसेप्ट इन दैट मच डिटेल। यही एक कारण है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, जैसे मैंने बताया px py और pz, ऑर्बिटल ऑफ इक्वल एनर्जी और डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। याद रखिए जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसकी डीजेनरेसी डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब ये दोनों डीजेनरेटेड है तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो इन दोनों में से आएगा, इन दोनों में से किसी एक में आएगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी अब कम है। अब मान लीजिए इसमें आ गया तो अब तीसरा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, इसमें आएगा। और सबका सेम स्पिन क्यों रखा है, मल्टीप्लिसिटी बढ़नी चाहिए। सर मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ती है, हाईली स्टेबल होता है। ओके, फॉलोज द हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एज पर दिस रूल पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू सेम सबशेल, जैसे p है तो p के अंदर क्या आ जाएगा ऑर्बिटल, px py और pz। और अगर d है तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, dxy yz zx x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। डज नॉट अकर, मतलब पेयरिंग तब तक नहीं होगा जब तक कि सारी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो और वो भी सेम स्पिन के साथ। ओके, अनलेस ईच ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू दैट सबशेल हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। 1 इलेक्ट्रॉन ईच मतलब क्या, अगर डी ऑर्बिटल है, क्या है, डी ऑर्बिटल, अरे सॉरी डी सब ऑर्बिट है, तो डी सब ऑर्बिट के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो पहले ऐसे इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है तो आप पहले ही ऐसे नहीं कर दोगे, नहीं ये बिल्कुल गलत है। पहले आप क्या करोगे, ऐसे इसमें डालोगे, ठीक है। अब तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो इधर डालोगे, चौथा आएगा तो इधर आएगा, पांचवा आएगा तो इधर। जी भाई उतना होना भी चाहिए, मतलब अगर D3 कॉन्फ़िगरेशन है तो आप D5 नहीं कर दोगे। समझ में आ रहा है।
हर एक इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली भरो और फिर छठा इलेक्ट्रॉन ऐसे पेयर, सातवां ऐसे, आठवां ऐसे, नौवां ऐसे, 10वां ऐसे, ऐसे ऐसे करना है। और जब आप सिंगली भी भरते हो तो आपको स्पिन का ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बता दिया, ऐसे नहीं कर देना है, ये सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्यों? इससे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती है और सिस्टम की एनर्जी बढ़ने की वजह से अनस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है? अनस्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साथियों। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल फिलिंग ऑफ p subshell. The p subshell has 3 degenerated orbital. Here pairing of electron starts when the fourth electron enters into the p subshell. मतलब पेयरिंग तब स्टार्ट होगा जब चौथा इलेक्ट्रॉन आएगा p सबशेल में। जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता हूँ आपके लिए, इसको समझाने के लिए। मान लीजिए ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन आप सब जानते हो, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? 8 है। तो इसे कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2 2p4। तो एक डब्बा ले लेते हैं, डब्बा मतलब ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ओके, तो पी के अंदर तो 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो 3 डब्बा। तो ये देखिए, एक क्लॉकवाइज फिर दूसरा, एक क्लॉकवाइज फिर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अब पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो ऐसे नहीं कि 1 2 3 4 सब इसी में भर रहे हो, नहीं। पॉली ने बोला है एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? सिर्फ 2। तो ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा और फिर ये चौथा। ऐसे करना है। आ रहा है समझ में? और ऐसे भी नहीं करना है, इसको इधर इसको इधर, ये गड़बड़ घोटाला है। आया समझ में? जी हाँ, आगे देखिए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग p ऑर्बिटल देन वी विल हैव, ऐसे देखिए, सिंगल सिंगल और फिर पेयर, एंड नॉट एज, ऐसे नहीं करना है। It is observed that half filled and fully filled set of degenerated orbital has extra stability. मतलब जब ऑर्बिटल ऐसी हो, ऐसी मतलब p ऑर्बिटल में मान लीजिए सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है सेम स्पिन के साथ, सेम स्पिन के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होती हैं? स्टेबल। और इनकी स्टेबिलिटी के पीछे रीज़न क्या है? सिमेट्री। और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है दूसरा? एक्सचेंज एनर्जी। दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। आया समझ में? वो सब की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और अगर डी ऑर्बिटल होगी तो जी हाँ, ये हाफ फील्ड होता है। क्या होता है? हाफ फील्ड। सर हाफ फील्ड मतलब सेम स्पिन, पहले तो सबका सेम स्पिन, और जितनी कैपेसिटी है सब ऑर्बिट का उसका आधा। तो पी सब ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी है मेरे भाई? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसका आधा कितना? 3। ठीक है, ऐसे ही डी ऑर्बिटल का देखो, डी ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी होती है? 10। तो 10 का आधा सेम स्पिन के साथ 5। आ रहा समझ में? ये मैंने क्लॉकवाइज लिखा है, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और अगर यही पेयर हो गया तो भी ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो पहले जो कॉन्फ़िगरेशन था वो हाफ फील्ड था, हाफ फील्ड मतलब कैपेसिटी 10 लेकिन लिखा कितना? 5। और अब जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? फुल फील्ड। क्या है? फुल फील्ड। आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम and its representation. Electronic configuration of an atom is the distribution of its electron in orbital. मतलब अगर आप किसी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, इसका मतलब उसका इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है, किस सब ऑर्बिट में है, किस ऑर्बिट में है, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिटन बाय अप्लाइंग द ऑफ-बॉ प्रिंसिपल। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल मतलब क्या? पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाना मांगता है बेडू? ओ बेडू, पहले उसमें जाना मांगता है जिसमें एनर्जी कम है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए? अरे हायर एनर्जी में जाना चाहिए। और हायर एनर्जी में जाते वक्त ऑफ बॉ को भी और हंट्स को भी ध्यान रखना होगा। आ रहा है समझ में? जैसे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, ओके, उसका तरीका क्या है? NS0 NP NSA NPB और NDC। जी हाँ, ऐसे लिखना होता है। ये एक तरीका है जिसमें N क्या बताएगा आपको कि कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और S की कैपेसिटी मैक्सिमम 2 होती है, P की मैक्सिमम 6, D की 10 और F की कितनी? 14। आया समझ में? ऑर्बिटल डायग्राम, तो ये देखिए, ये डायग्राम ऐसे आएगा। ठीक है, आप इसकी जगह पे स्फीयर्स भी यूज़ कर सकते हो, मतलब सर्कल भी यूज़ कर सकते हो। ये ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑर्बिटल को। इन द ऑर्बिटल नोटेशन मेथड अ शेल इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। समझ में आ रहा है? शेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n 1 2 3 4 ऐसा, फॉलोड बाय द रिस्पेक्टिव सिंबल ऑफ सबशेल। तो ये सबशेल है, SPD क्या है? सबशेल है। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग दैट सबशेल बीइंग रिटन एज सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब ऊपर, जैसे ये n है, ये s है, तो सुपरस्क्रिप्ट ये हो गया, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते, सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, मतलब ऊपर लिखते हैं, ऑन राइट साइड ऑफ द सिंबल। तो ये देखिए, ये राइट हैंड साइड है,
ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो ये राइट साइड में लिखा गया, ठीक है। इन द ऑर्बिटल डायग्राम मेथड ईच ऑर्बिटल इन अ सबशेल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बॉक्स एंड द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, ओके, अप स्पिन एंड डाउन स्पिन, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे placed in the respective boxes. In the second method, all the four quantum numbers of the electrons are accounted for. Electronic configuration of few element is illustrated. देखिए कुछ एलिमेंट के यहाँ पे दिए गए हैं ऐसे, ये देखिए हीलियम का 1s2 हो गया, तो पहले क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऐसे लिख दोगे तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा मेरे भाई, समझ में आ रहा है? पॉलीज के अगेंस्ट हो जाएगा वो, किसके? पॉली अंकल के, समझे? अब देखो नेक्स्ट, लिथियम 1s2 2s1। सर 1s2 के बदले हम लोग 1s3 क्यों नहीं लिख सकते? ओए एस की कैपेसिटी 2 ही है, उसमें 3 किधर भर रहा है? और सर 3 क्यों नहीं भर सकते? देख इधर, 3 भरेगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा, और 3 भरेगा कुछ ऐसा हो गया मेरे भाई। तो फिर इसमें हुआ क्या? इसमें 2 के क्वांटम नंबर तो सेम हो गए, किसके? इसके और इसके, जो कि पॉली के हिसाब से पॉसिबल नहीं है। तो ये ऐसे ऊपर, ये ऐसे नीचे, ये भी ऊपर, तो ये जो ऊपर ऊपर वाले हैं इन दोनों का क्वांटम नंबर चारों सेम हो जाएगा, जो कि अनस्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। अब बेरिलियम देखो, सर 1s के बाद 2s कैसे आया? अरे ऑब्वा भूल गया क्या? ऑब्वा भूल गया क्या? उसके हिसाब से चल रहा है ये सब। और ये देखो दोनों का ऑपोजिट्स पे, और ये किसका है? फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। सर p में 5 क्यों भरा, 6 क्यों नहीं भरा? अरे इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 5 ही बचे ना, जैसे 1s में कितनी कैपेसिटी 2, 2s में कितनी 2, और फिर 2p की कैपेसिटी कितनी 6 है, लेकिन अपने पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। सर वो कैसे पता चला? फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है भाई, उसमें से 4 चले गए तो बचा कितना? 5, तो 5 भरेंगे, ठीक है। और उसका स्पिन देखो, वही पहले ऐसे, ये 3 डब्बे हैं ना फ्लोरीन में, तो एक एक एक, फिर पेयरिंग करने का ऐसा, तो एक अनपेड रह जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो, कंडेंस ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द ऑर्बिटल नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विथ हाई एटॉमिक नंबर कंप्राइजेज ऑफ अ लॉन्ग ट्रेन of symbol of orbital with an increasing order of energy. It can be condensed by dividing into two parts. Electronic configuration of the preceding inert gas is a part of electronic configuration of any element. देखिए ये सब कुछ जो ताम झाम लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा बड़ा, इसका मैं आपको सिंपल सा निचोड़ दे देता हूँ, ताकि आपको बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपको थियोरी में नहीं पूछा जाएगा। अब चलिए, मान लीजिए किसी ने आपको बोल दिया कि आप कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, और ये हो गया 4s2। अगर आप चेक करो तो देखो 20 हो गए, 2 4 10 12 18 20। सर ये कैसे आया? आपने ये ट्रेंड कैसे फॉलो किया? अरे वही 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर यहाँ पे 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर यहाँ पे 3d, एक एक छोड़ के आना है, 4d 5d 6d 7d, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4f 5f 6f 7f, ऐसे आ गया। अब इसको कट कुट करते चलो, ये देखो सबसे पहले 1s आएगा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर देखो 3p 4s, फिर 3d, फिर ऐसे 3d आएगा, ओके। ऐसे ऐसे आना है, यहाँ से आना है, तो फिर क्या आएगा? 3d आएगा, 3d के बाद 4p आएगा, 4p के बाद 5s आएगा, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ऐसे ऐसे फॉलो करना है। आ रहा है समझ में? तो ये क्या है? एनर्जी का ऑर्डर है अकॉर्डिंग टू ऑफ, तो मैं इसी से लिखा। तो देखो कैल्शियम का अपने को लिखना था, तो सबसे पहले क्या आया? 1s, फिर उसके बाद क्या आया? देखो वीडियो लोग, उसके बाद क्या आया? 2s, फिर कौन आया? 2p, फिर 2p के बाद देखिए 3s, फिर कौन आया? 3p, ये खत्म, फिर उसके बाद 3p के बाद कौन है? 4s, देखो यहाँ पे। आ रहा है समझ में? तो ये ऐसे बड़ा हो जाता है। तो रादर देन दिस, हम सबको पता है कि कैल्शियम के नज़दीक का इनर्ट गैस कौन सा है? आर्गन। तो आप सिंपल क्या करो पता है? ये 18 के जगह पे आर्गन लिख दो। क्या लिख दो? आर्गन लिख दो, और फिर यहाँ पे लिख दो 4s2। तो ये क्या कर देगा? आपका काम आसान कर देगा। तो ये कैल्शियम 20 हो गया, और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2। मतलब ये समझ में आ जाता है कि इसके अंदर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे आर्गन फुलफिल कर रहा है। ये तो खैर कैल्शियम बताया मैंने, कल को अगर किसी ने आपको बोल दिया कि ऐसे करो, बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो बेरियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते लिखते आपको 6s2 तक जाना होगा,
समझ रहे हो? इधर तक जाना होगा 6s2 तक, तो 6s2 तक जाने के लिए तो बहुत देर हो जाएगी, इतना लिखते लिखते तुम लोग थक जाओगे। तो सिंपल सी बात है, आप इसके पहले इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस लिख दो। क्या लिख दो? नियरेस्ट इनर्ट गैस। कौन आ जाएगा नियरेस्ट इनर्ट गैस? तो देखिए बेरियम जो है, बेरियम ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। तो बेरियम है बेरिलियम फैमिली का, तो बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ओके, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ। ठीक है, तो आप सिक्स्थ के पहले वाला जो पीरियड है दैट इज फिफ्थ वाले इनर्ट गैस को लिख दीजिए। तो वो कौन है? हीलियम। फिर उसके बाद क्या आता है? नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टेन और फिर जेनॉन। तो यहाँ पे क्या लिख दिए? जेनॉन 6s2। और मैं आपको बताऊं जेनॉन का एटॉमिक नंबर 54 होता है साथियों। कैसे? ये देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टेन और ये जेनॉन। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर 2, ये 10, ये 18, ये 36। 36 में 18 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? ये 4, और ये 4 5 54। और आपका जो बेरियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 56। तो ये देखिए 54 और ये 2 56। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना सब ये बड़ा लिखते, सोचो आप इतना सब बड़ा चाहते पूरा ये सब भरते भरते, तो इसी को कंडेंस करके इसकी जगह पे क्या लिख दिया? जेनॉन लिख दिया। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बच्चा कोई भी टेंशन नहीं लेना है, आप अपने 11th स्टैंडर्ड को एकदम अच्छे से पढ़ो। पूरी 12th की वीडियो हमने अपलोड कर दी है, पता है आपको, पूरा 12th अपलोड है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं आने वाली है। और साथ ही साथ हम अपने डाउट सेशन भी रखेंगे, तो उसमें आप क्या करोगे? आपका जो भी डाउट होगा वो भी आप पूछ लोगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हो गया आई थिंक, मेरे ख्याल से आपका ये कंडेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर एंड क्रोमियम। ओके, तो इसमें देखिए, इसमें है ना ऑफ रूल फॉलो नहीं होता। ऑफ रूल फॉलो नहीं होता मतलब एनर्जी जो है ना उसका ऑर्डर फॉलो नहीं होता। कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 24। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 24 है, तो उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था वो ये आना चाहिए था 4s2 3d4। बट एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये मिलता है 4s1 3d5। तो चलिए इसे मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, और साथ ही साथ आपको लिंक में भी मैं डिटेल में बता दूंगा। मतलब इसके ऊपर हमने जेई सेक्शन का भी वीडियो बनाया हुआ है कि ऐसा क्यों दिखता है और कैसे पता चला। तो देखिए यहाँ पे क्रोमियम है, क्रोमियम 24 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और ये 3d4 ऐसे आना चाहिए था। तो ये क्या था? एक्सपेक्टेड। ये क्या है दोस्तों? एक्सपेक्टेड, सोचा था, बट मिला कैसे वो देखो। क्रोमियम 1s2 सब कुछ ये है, और एंड में मिल गया 4s1 3d5। अब क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 2। और डी में कितने इलेक्ट्रॉन थे? चलिए इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो एक काम करता हूँ, मैं अलग जगह पे लिख लेता हूँ। तो ये देखिए क्रोमियम है ये 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और यहाँ पे आ गया 3d4। ऐसा होना चाहिए था, और अगर हंस रूल के हिसाब से इसका डब्बा दिखाया जाए तो वो कुछ ऐसा होगा। तो ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन और इसके 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? वो कुछ ऐसे होंगे 1 2 3 4 ऐसे होने चाहिए थे। ये क्या था? ये था एक्सपेक्टेड। अब हुआ क्या? हमें जो मिला वो मैं आपको लिखता हूँ। क्रोमियम 24 ये कुछ ऐसा मिल गया, यहाँ तक का सब कुछ सेम रहेगा। फिर उसके बाद ये मिल गया 4s1 और यहाँ पे मिल गया 3d5, मतलब s में 1 इलेक्ट्रॉन और d में क्या हो गया? 5 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखो तो 4s के इलेक्ट्रॉन को पहले पेयर होना चाहिए था, फिर इलेक्ट्रॉन इसमें जाना चाहिए था। मतलब 4s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि 4s की एनर्जी कम होती है और d की एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए। तो अफवाह के हिसाब से पहले 4s पूरा भरना चाहिए था, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाना चाहिए था? 3d में। लेकिन यहाँ पे तो मेरे भाई 4s पूरा भरा ही नहीं और इलेक्ट्रॉन किस में चला गया? 3d में। तो ये तो गलत हुआ। किसके हिसाब से? अफवाह के हिसाब से। बट मैं आपको बताऊँ, ये ऑब्जर्व वाला ही सही होता है। ये ऑब्जर्व वाला ही सही है, यही सही है, क्योंकि क्रोमियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है और 4s ऑर्बिटल भी हाफ फिल्ड है। लेकिन अगर आप ऊपर देखो तो डी ऑर्बिटल यहाँ पे हाफ फिल्ड नहीं है, ये एक बचा हुआ है। आ रहा है समझ में?
आ रहा है समझ में? तो ये जो 4s का एक इलेक्ट्रॉन था इसने जंप कर दिया यहाँ पे, इसने जंप कर दिया यहाँ पे। नो डाउट इलेक्ट्रॉन पेयर था, तो पेयर से अनपेयर होने के लिए उसे एनर्जी लगेगी। तो एनर्जी कहाँ से मिली? जी हाँ, इसी स्टेबिलिटी की वजह से एनर्जी मिली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जंप करने के बाद क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए 4s का इलेक्ट्रॉन किस में चले जाता है? 3d में। ठीक है, और ये जंपिंग हर जगह नहीं हो सकती। जैसे अगर कार्बन है तो कार्बन में भी कुछ बच्चे ऐसे लिख देते हैं 1s2 2s2 2p2। सर ये देखिए s के कितने इलेक्ट्रॉन? 2, और p के कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2। सर देखिए ये एक्सपेक्टेड है, सर ये ऐसा हमने सोचा था। तो ये कैसा हो जाएगा सर? ये देखिए 1s में एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2s में एक इलेक्ट्रॉन, और 2p में ये 3 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया। अरे सर किधर जंपिंग दिखा रहे हो? मतलब ये इधर से इधर जंप कर गया। तो देखो इसमें 1 और ये 3 दोनों हाफ फील्ड हो गए, क्योंकि पी की कैपेसिटी कितनी होती है? 6 होती है। तो 6 का आधा हो गया तो हाफ फील्ड हो गया। ये 2 का आधा, ये भी क्या हो गया? हाफ फील्ड। आया समझ में? बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है, और 2s के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जंप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, और इसीलिए ये हो नहीं पाता। लेकिन 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैप काफ़ी कम है, और वो ईजिली हो जाता है। और याद है मैंने बोर के मॉडल में भी आपको बताया था कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, द एनर्जी का गैप देख रहे हो आप, कम होते जा रहा है। एनर्जी का गैप क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो 4s और 3d के बीच का एनर्जी गैप काफ़ी कम है, लेकिन 2s और 2p के बीच का एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा है। और ये जो हाफ फील्ड है और फुल फील्ड है, इसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है दो कंसेप्ट। एक होता है सिमेट्री और दूसरा होता है एक्सचेंज एनर्जी। और इस दोनों की वीडियो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें साथी। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन कॉपर। इसमें कॉपर में, ठीक है, तो देखिए कॉपर का क्या होता है? 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ऐसा आना चाहिए था, ऐसा आना चाहिए था। हंट्स के हिसाब से अगर दिखाएं तो डब्बा कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये हो गया 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, और ये 1, तो ये ऐसा। ये क्या है? एक्सपेक्टेड, सोचा था। हम सोचते हैं ना, बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन क्या रिजल्ट वैसा मिलता है? नहीं। अब जरा देखो कॉपर 29, और यहाँ पे कैसे मिल जाएगा? ये 4s1 और ये 3d10। आया समझ में? तो s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1, और d में कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये पूरा क्या हो गया? फुल फील्ड। और ये क्या हो गया? हाफ फील्ड। ये हो गया हाफ फील्ड। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये क्या है? ये फुल फील्ड है। सॉरी, ये ना तो फुल फील्ड है और ना ही हाफ फील्ड है, लेकिन ये फुल फील्ड है। अब ऐसा क्यों हुआ? इसमें भी सब कुछ वही है। 4s और 3d के बीच की एनर्जी गैप कम थी, तो ये इलेक्ट्रॉन इजीली यहाँ पे जंप कर लेता है। मतलब ये जो एनर्जी चाहिए ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल है। समझ में आ रहा है? मतलब सराउंडिंग में इतना एनर्जी रहता है। अब इसकी भी स्टेबिलिटी वही दो कंसेप्ट एक्सप्लेन करते हैं। पहला है सिमेट्री और दूसरा है एक्सचेंज एनर्जी, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब जरा देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होती है? जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। एटम एंड आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सेम। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इज सेम। मतलब जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी ऑलमोस्ट क्या होता है? सेम। जैसे पोटेशियम प्लस इज फाउंड बाय रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पोटेशियम। मतलब पोटेशियम कितना होता है? 19, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बन जाएगा? के प्लस। के प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। अब अगर आप आर्गन लो तो आर्गन में भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 18। तो आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों सेम होगा। ओके, विच हैज़ 19 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर के प्लस हैज़ 18 इलेक्ट्रॉन। क्यों? 19 इलेक्ट्रॉन थे। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, तो जब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 18। प्रोटॉन कितने बच गए? 19। तो प्रोटॉन का एक ज़्यादा नंबर हो गया। मतलब टोटल 19 यूनिट पॉजिटिव चार्ज थे और 18 यूनिट नेगेटिव चार्ज थे। मतलब एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसीलिए यहाँ पे ऐसा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब आगे देखिए स्पीशीज सच एज आर्गन कैल्शियम कंटेनिंग 18 इलेक्ट्रॉन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद के प्लस। मतलब कैल्शियम 2 प्लस में भी 18 इलेक्ट्रॉन है
K+ में भी 18 इलेक्ट्रॉन है और आर्गन में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होंगे। देखिए 2 2 4, ये 10, ये 12 और ये 18, और यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तीनों के लिए होगा। तो हमने क्या सीखा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टेबल दिया गया है, यहाँ से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन 18 एंड पोटेशियम 19 यूजिंग ऑर्बिटल नोटेशन एंड ऑर्बिटल डायग्राम मेथड। तो ये देखिए, ये दिया गया है, तो मुझे ऐसा सच नहीं लगता कि कुछ एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। आगे देखिए, फाइंड आउट 1 डाइनेगेटिव एनायन एंड 1 यूनिपॉजिटिव कैटायन विच आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ नियॉन। तो देखिए, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। ठीक है, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 10। तो इन्होंने क्या बोला है, 1 डाइनेगेटिव। डाइनेगेटिव मतलब क्या, ऐसा कोई एटम जिसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करें तो उसका एटॉमिक नंबर 10 हो जाए। तो ऐसा ऑक्सीजन है भाई, तो ऑक्सीजन -2 या फिर O2-, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑक्साइड आयन। तो डाइनेगेटिव आयन क्या होगा, ऑक्साइड होगा। दूसरा क्या बोला है, यूनिपॉजिटिव कैटायन। यूनिपॉजिटिव कैटायन मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके 10 बना ले, मतलब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 11। 11 इलेक्ट्रॉन वाला कौन है, सोडियम। तो एक सोडियम हो गया और एक ऑक्सीजन हो गया। कितना सिंपल है, ऐसा है। ठीक है, तो यही सब है, काफ़ी सिंपल चैप्टर है। अगर आप स्टेट बोर्ड लेवल पे देखें तो इसी के साथ हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो भी आपको लगता है कि यस ये पॉजिटिव था तो उसके लिए ज़रूर अपने फीडबैक दीजिए। आप कुछ चेंजेस चाहते हैं उसे भी मेंशन कीजिए। ओके, तो इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर या फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम की एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स अ लॉट, तब तक बाय बाय।